सगळ्यांना माहितीच आहे. जरी कोणाला प्रेशर वेसल फॉर्म्युला फॉर्म 13 साठी ते प्रेशर वेसल ॲज अ डिश डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी अँड हेल्थ त्यामध्ये कॉम्पिटंट आहे. म्हणजे कॉम्पिटंट म्हणजे ते टेस्ट घेऊ शकतात, हे टेस्टिंग करू शकतात आणि सर्टिफिकेट देऊ शकतात व्हॅलिड. बाकी जे कॉम्पिटंट असतात ते लोक देऊ शकत नाही, त्यांची व्हॅलिड हे राहत नाही. बरोबर, ठीक. ओके, चालू करा. आता सेफ्टी स्पीच चालू करणार आहे. आपले जे गेस्ट आहे मिस्टर संजीव पाटील, सुरी मास्टर मॅडमला एक आग्रह करतो का त्यांनी बुके देऊ त्यांचा स्वागत करा. ॲक्च्युली सर आपल्याकडे आले म्हणजे वेलकम आहे त्यांचं. आणि आपलं हे भाग्य आहे की ॲज अ जज म्हणून किंवा ॲज अ गेस्ट म्हणून आपण त्यांना बोलवले. सरांना, अलवाई सरांना आणि अनिलला त्याबद्दल थँक्स की त्यांच्यासारखा एखाद्या कॅपेबल व्यक्तीला त्यांनी आपल्याकडे आणलेलं आहे. सर वेलकम. आता आपण नंबर 1 काढलेली होती, फक्त तू भाग घेणार आहे ना? अरे तो ठीक आहे. आम्ही नंबर 1 काढली होती. पुन्हा कधी काय करायचं सांगा. सेम आणि तो फिफ्थ. ठीक आहे. फर्स्ट एक हा होता लक्ष्मण, सेकंड थर्ड टू आणि फोर्थ हा कौस्तुभ एक आहे. मग तो 6. काही आम्ही असं 5 मिनिट आम्ही नंबर काढले होते. ठीक आहे. तुम्हाला वाटत असेल तर आपल्याला ठीक आहे. सगळ्यांना एकदा विचारून घेणार तर मग परत नाही सर ओके. पहिला लक्ष्मण आहे. म्हणजे मला वाटायला नको का आमच्या पहिला घेतला म्हणून आपण नंबर काढला. लक्ष्मण. ओके ओके स्टार्ट. ओके. आवाजला पहिला स्पर्धा असो ज्याच्यामध्ये तो हे करत नाही असं होत नाही. हो, पार्टिसिपेशन त्याचा प्रत्येक ह्याच्यात. मॅडमांना थँक्स. आणि आज या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बसलेले सर्व अधिकारी पदाधिकारी आणि सेफ्टी साप्ताहिकमध्ये मला स्पीच देण्यासाठी सरांनी इन्व्हाइट केलं आणि मी सामील झालो त्याच्यात. तर मी सर्वांचे आभार मानतो. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की देशातील सर्व जनता आणि उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या हेतूने ते उद्दिष्ट ठेवून 4 मार्च हा एक सेफ्टी डे म्हणून साजरा केला जातो. ॲक्च्युली 1966 मध्ये जेव्हा नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल स्थापन झाली, म्हणजे मुंबईमध्ये जेव्हा मुंबई सोसायटी कायद्याअंतर्गत नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल ही एक स्वायत्त संस्था आहे. म्हणजे ती सरकारी नाही आहे, ती एक विना नफा ती काम करत असते सर्व संस्थांसाठी की जेणेकरून सेफ्टीच्या अंदर आपल्याला काय काय बदल करता येतील त्यासाठी ती काम करत असते. तर 4 मार्च सेफ्टी दिवस 1972 नंतर त्यांनी घोषित केलं की आपल्याला हा सेफ्टी डे म्हणून साजरा करायचा आहे. नंतर पुढे चालून त्यांनी ते सेफ्टी सप्ताह म्हणून आपण साजरा करूया की जेणेकरून इंडस्ट्रीमध्ये किंवा वाहतूक क्षेत्रात असेल जे काही आपले जिथे जिथे आपल्याला सेफ्टी फॉलो करता येईल त्या ठिकाणी आपण सेफ्टी पाळूया आणि तो एक सप्ताह म्हणून आपण त्याला सेलिब्रेट करूया की जेणेकरून त्याच्यातून आपण जे उपकरणं असतील, सेफ्टीचे उपकरणं असतील, साधनं असतील, त्यांचं नॉलेज आपण त्या सप्ताहामध्ये घेऊन त्या एम्प्लॉईला असेल किंवा जो कर्मचारी असेल त्याला त्याबद्दलचं नॉलेज त्या ठिकाणी अवगत व्हावं आणि जेव्हा प्रसंग दुर्घटना होईल तेव्हा तातडीने ते त्या ठिकाणी त्याला हँडल करू शकतील. म्हणून हा दिवस एक सेलिब्रेट करायचं त्यांनी ठरवलं. तर एकंदरीत मी एक इंट्रोडक्शन केलं स्पीच चालू करण्याबद्दल. तर सेफ्टी सप्ताहामध्ये आपण बरेच स्पर्धा ऑर्गनाईज करतो. त्याच्यामध्ये विविध स्पीच असेल, जसं आपण स्पीच चालू केलेलं आहे, पोएम असेल, स्लोगन असेल, त्याच्या थ्रू आपण ते जनजागृती करत असतो. पण सुरक्षेच्या बाबतीत जेव्हा आपण काम करतो इंडस्ट्रीमध्ये तेव्हा असुरक्षित परिस्थिती आणि असुरक्षित जागा या 2 गोष्टींचा खूप विचार केला जातो त्या ठिकाणी. म्हणजे आपण जेव्हा काम करतो तेव्हा या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे की आपण कोणत्या याच्यात काम करतोय. तर आपण असुरक्षित ठिकाणी जर काम करत असेल तर त्याचे आपण माहिती घेऊन त्या ठिकाणी त्याप्रमाणे काम केलं पाहिजे. यंत्र किंवा रसायनं असतील धोकादायक त्यांची संपूर्ण माहिती घेऊन काम करायला पाहिजे आणि ती परिस्थितीची आपल्याला नेहमी जाणीव पाहिजे. त्याला आपण एक म्हणजे सदृष्ट दृष्टिकोन असं म्हणतो त्याला. म्हणजे आता जे आपले होते
बुद्ध जे होते त्यांनी सांगितलं होतं की त्यांनी जे 8 नियम लागू केले होते की याच्यामध्ये कर्मांत, दृष्टिकोन, साधना आणि प्रयत्न वगैरे ज्या आहे गोष्टी आहेत त्यांनी ते त्याच्यामधून त्यांनी ते दाखवलं की या गोष्टी आपण जर फॉलो केल्या तर सेफ्टी आपण फॉलो करू शकतो. कारण की कामगार जेव्हा कंपनीमध्ये आपण जेव्हा काम करतो तर कंपनीच्या बाकीच्या बाबींकडे तेवढंच गांभीर्याने जेवढं लक्ष येतं त्याचप्रमाणे कामगारांची जी सुरक्षा आहे ते अनन्यसाधारण महत्त्व या ठिकाणी त्याला दिले गेले. तर सुरक्षेच्या बाबतीत आपल्याला सर्वांना अलर्ट राहायचं आहे की आपण जिथे काम करतोय त्या ठिकाणी आपण त्या सुरक्षेची पूर्ण माहिती घेणं गरजेचं आहे. तिथले जे यंत्र असतील, सामग्री असतील, रसायनं असतील त्यांची माहिती घेणं गरजेचं आहे. काही गोष्टी अशा असतात की आपल्या इंटरनली काही कर्मचाऱ्यांमध्ये किंवा अधिकाऱ्यांमध्ये काही बाचाबाची होतात ते या गोष्टी सुद्धा त्याला कारणीभूत असू शकतात की त्या ठिकाणी असुरक्षित किंवा अस्थिर परिस्थिती या ठिकाणी तयार होऊ शकते. तर या गोष्टींपासून सुद्धा आपण वाचायला पाहिजे. कारखाना असेल किंवा कंपनी असेल त्यांनी सुद्धा या गोष्टींची माहिती सर्व कामगारांना दिली पाहिजे की कोणत्या गोष्टी धोकादायक आहेत आणि आपण त्यांना कसं हँडल करू शकतो. व्यवस्थापन असेल आणि कामगारातलं हे दोघांचं जे नेचर असेल हे मित्राप्रमाणे असलं पाहिजे. त्यांच्यामध्ये संवाद असला पाहिजे जेणेकरून आपण कसं सुरक्षितपणे आणि चांगल्या प्रोडक्टिव्हिटीकडे आपण जाऊ शकतो. कारण की ज्याप्रमाणे आपण कंपनीचं किंवा जेव्हा आपण प्रोडक्टिव्हिटीकडे लक्ष देतो त्याकडे बाकीच्या ठिकाणी दुर्लक्ष, आपल्या इथे तर तसं काही गोष्टी होत नाही पण बाकीच्या ठिकाणी दुर्लक्ष केलं तर नुसतं आपल्याला नफा कमवायचा आहे म्हणून त्याच्यामध्ये तशा गोष्टी करायला नको. कामाच्या बाबतीत तर संकोच अजिबात नको, काम तर करायलाच पाहिजे. तर सेफ्टी स्पीचमध्ये एक टॉपिक होता की फायर एक्सटिंग्विशरचा एक टॉपिक दिलेला आहे त्याच्यावरती मी बोलणार आहे. फायर एक्सटिंग्विशर. तर आपल्याला माहिती आहे आपण इथे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करतो. तर फायर एक्सटिंग्विशरचे एकूण 5 प्रकार आहेत, ABCDE. तर वेगवेगळ्या फायर एक्सटिंग्विशरचे जी आग आहे ती ABCD या टाईपमध्ये मोडली जाते आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळे 4 एक्सटिंग्विशर असतात. वेट केमिकल, आपलं वॉटर जेट असेल, फोम असेल, ड्राय पावडर असेल, CO2 असेल आणि वेट केमिकल. या जे ABCDE टाईपची जी आग आहे त्याच्यामध्ये असे वेगवेगळे आगीचे प्रकार. A टाईपमध्ये जर असेल तर वूड पेपरला जी आग लागेल असते ती A मध्ये वर्गीकरण करण्यात येते. B टाईपची जी आग आहे ती म्हणजे आपलं फ्युएल असेल, जळणारं जे इंधन आहे, पेट्रोल असेल, रॉकेल असेल, ती B टाईपमध्ये मोडली जाते. C टाईपचं जे आहे ते आहेत आपले गॅस, मिथेन असेल, ब्युटेन असेल, LPG असेल. आणि D टाईपची जी आग आहे त्याच्यामध्ये मेटल्स येतात, कॉपर असेल, मॅग्नेशियम असेल, झिंक असेल. E टाईपची जी आग आहे तिच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल ह्याच्यामुळे जी आग लागली असते ती E टाईपमध्ये येते. आणि F टाईपची जी आग आहे ती किचन फायर, त्याच्यामध्ये ती मोडली जाते. तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे एक्सटिंग्विशर वापरले गेलेले आहेत. आता आपल्याकडे वॉटर एक्सटिंग्विशर आहे त्याचा ब्राईट रेड कलर असतो. ते एक्सटिंग्विशर आपण A टाईपच्या आगीसाठी वापरू शकतो. फोम एक्सटिंग्विशर आहे त्याचा क्रीमी कलर असतो, त्याला आपण A आणि B टाईपच्या आग म्हणजे फ्युएल आणि वूड पेपर जे असेल त्या टाईपच्या आगमध्ये आपण त्याला यूज करू शकतो. 3 नंबरचं एक्सटिंग्विशर आहे ड्राय पावडर, त्याचा कलर असतो ब्लॅक, त्याला आपण वूड पेपर A टाईपची आग, परत जळणारं इंधन फ्युएल आणि C टाईपची आग म्हणजे गॅस आणि E टाईपची जी आग आहे म्हणजे इलेक्ट्रिकल फायर त्याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो. नंतरचं एक्सटिंग्विशर आहे CO2 कार्बन डायऑक्साईड, त्याचा कलर असतो ब्लॅक, त्याला आपण जे फ्युएल आहे त्या प्रकारची जी आग असेल त्याच्यामध्ये यूज करू शकतो. आणि जी E टाईपची आग आहे इलेक्ट्रिकल फायर त्याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो. आणि शेवटचा जो प्रकार आहे वेट केमिकल त्याचा कलर असतो येलो, त्याला आपण वूड अँड पेपर A टाईपची आग आणि शेवटची जे आहे किचन फायर त्याच्यामध्ये आपण त्याला यूज करू शकतो. तर अशा आगीचे प्रकार आणि फायर एक्सटिंग्विशर त्यासाठी जे यूज केले जातात ते त्याप्रमाणे ते वर्गीकरण केले गेले. आणि प्रत्येक एक्सटिंग्विशरला जेव्हा आपण बघतो तर त्याला कलर कोड असतो. प्रत्येक एक्सटिंग्विशरला आपण बघितलं असेल त्या कलर कोडने आपण त्याला एक्सटिंग्विश पण करू शकतो. ऍक्च्युली त्याच्यावर जर नाव नसेल तर नुसतं कलर कोडवरून आपण त्याला डिटरमाइन करू शकतो की हा टाईपचा एक्सटिंग्विशर. तर अशा वेगवेगळ्या एक्सटिंग्विशर वेगवेगळ्या आगीसाठी आपण यूज करू शकतो. बऱ्याच गोष्टी असतील म्हणजे आता एखादं आपण काम करत असतात तर त्यासाठी परमिट्स असतील ते पण तेवढं फॉलो करणं तेवढं गरजेचं आहे. आणि काम करताना आपली स्वतःची काळजी कशी घ्यायची, PPEs, हेल्मेट, गॉगल्स वगैरे, हेल्मेट या सगळ्या गोष्टी आपण पाळायच्या आहेत. तर आपण या गोष्टी पाळत असताना आपल्यावरती पण एक प्रशासन आहे म्हणजे
आता 1948 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र अधिनियम निघाला, त्याच्यानंतर 1963 मध्ये महाराष्ट्र कारखाना हा नियम आल्यानंतर त्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली महाराष्ट्रात. कारण की नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल जेव्हा स्थापन झाली 1966 मध्ये मुंबई सोसायटी कायद्याअंतर्गत, त्याच्यानंतर त्यांनी त्याच्यावर बरेच सारे हे केले, म्हणजे बदलाव केले त्याच्यामध्ये, की ज्याच्यामध्ये कामगारांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि बाकीच्या ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी असेल, पर्यावरण, या गोष्टींच्या त्यांनी अंमलबजावणी केली. नंतर कंपन्यांमध्ये जे आपण धोकादायक रसायन साठा करतो किंवा त्याची निर्यात करतो, त्याच्यासाठी पण त्यांनी 1989 मध्ये त्यांनी नवीन नियम आणला. परत 1996 मध्ये जर रासायनिक अपघात झाला असेल तर त्याचे सुद्धा त्यांनी त्या परिस्थितीमध्ये ते जे आपलं नॅशनल काउन्सिल आहे मुंबईची, आरोग्य औद्योगिक संरक्षण आणि आरोग्य संचालक, त्याच्यामध्ये त्यांनी त्याचं हे केलं. परत 2003 मध्ये जे धोकादायक कंपन्या आहेत त्यांच्यावरती सुद्धा प्रशासनाने त्या ठिकाणी नजर ठेवायला सांगितले त्यांना. या सर्व जेव्हा हे नवीन नवीन नियम आले किंवा कायदे आले ते त्याच्यात ते ॲड होत गेले आणि त्यांची जबाबदारी त्या ठिकाणी मंत्रालयाची, त्याचे प्रशासन आहे त्यांची त्या ठिकाणी जबाबदारी वाढली. नंतर मग त्याचं महाराष्ट्र निरीक्षक म्हणून जेव्हा त्याचं नामकरण होतं 1996 नंतर त्याचं औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय असं नाव त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांना हे केलं. त्याच्यानंतर ती पूर्ण व्यवस्था, त्याच्यामध्ये मोठे मोठे व्यक्ती असतात, मुख्यमंत्री असतो, कामगार मंत्री असतो, सहसंचालक असतो, कामगार सहसंचालक यांचा त्या ठिकाणी समावेश असतो. आणि या सर्व गोष्टी ते बघत असतात की नवीन कंपनी एस्टॅब्लिशमेंटसाठी आपल्याला काय इम्प्रूव्हमेंट करावं लागत असेल किंवा नवीन अजून प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, अपघात होत असतील तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल. तर ही सगळी यंत्रणा आपल्या मागे असते. म्हणजे आपण एकंदरीत कंपनीमध्ये काम करतो एका 4 भिंतींच्या मध्ये किंवा, तर एक मोठी प्रशासन यंत्रणा आहे की जी आपल्यावर नजर ठेवून असते. आणि या सगळ्या गोष्टींवरती कंपनीला आपण लक्ष द्यावं लागतं की जेणेकरून आपल्या कंपनीचं काही आर्थिक किंवा जीवितहानी होणार नाही. 4 मागचं एकच उद्दिष्ट आहे की औद्योगिक सुरक्षा आणि जीवितहानी सुरक्षेच्या भूमिकेमधून त्याला रेखाटण्याचं काम या ठिकाणी करतो आपण या सेफ्टी वीकमधून. म्हणून पाटील सरांनी त्यांच्या स्पीचमध्ये सांगितलं, आरवाई सरांनी सांगितलं, संजय सरांनी सांगितलं की हा नुसता सप्ताह नसून हे पूर्ण इयरली आपल्याला ते पूर्ण बघायचं आहे. पूर्ण वर्षभरात जेव्हा जेव्हा आपण काम करू त्या सर्व गोष्टी आपल्याला प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक मिनिटाला आपल्याला त्या सगळ्या फॉलो करायच्या आहेत. तर या ठिकाणी सरांनी मला येऊन मला भाषण देण्याची या ठिकाणी उपस्थित केलं, सगळ्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. नाव सांगा. First of all, good morning everyone. Myself Mithun. I work in Old Region as a production officer in our organization. Respected Sanjay Patil sir, Halwai sir, Brijesh sir, and all my dear friends. Today I am here to speak about safety. First of all, I will say that today is a National Safety Week. Today we are celebrating 51st National Safety Week. So what is the reason behind it? Why we celebrating Safety Week? To influence people, to reduce accidents. These are the major things which we have contributed in our premises. So as we know that we have several topics which are given by our organization to speak about it, in which we have to talk about safety while charging reactor, safety while unloading tankers, and many more other topics are also there. So first of all, I will speak about safety while charging a reactor. So there are some standard SOP and procedure which we have to when we go in any organization, they give us pamphlet or SOPs. We have to read out it. What is the reason behind it? Why SOPs are given to any person? SOP is given to know about what we have to contribute in our organization. What we have to perform in any work in our organization. We have to know about it. Just like first of all, I will talk about how to charging a badge. So
first thing is that we have to know about which chemical we are handling. Like suppose in my company, like in my right now I will complete my other sentence in Hindi. Hindi is okay with everyone. So जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि बैच चार्जिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें जानकारी नहीं होगी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. सेफ्टी तो बाद में आएगा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे कि हम फिनॉल यूज़ करते हैं, अपना फिनोलिक रेजिन प्लांट है, सबको पता है. फिनॉल यूज़ करते हैं, फॉर्मलिन यूज़ करते हैं और बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं. तो हमको पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है. बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए. बट अभी बात कर रहे हैं हम चार्जिंग करने की रिएक्टर की, तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें कि रिएक्टर में चार्जिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कोई भी चीज़ हम डाल रहे हैं, कोई भी केमिकल सॉल्वेंट जो हम रिएक्टर में डाल रहे हैं तो वो कहीं निकल ना जाए डालते से. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका बॉटम वॉल बंद होना चाहिए, जिसके कारण जो भी हम केमिकल उसमें डाल रहे हैं वो कहीं बाहर ना जाए, आउट स्पेस में रिलीज ना हो. और सबसे पहले एक चीज़, जो भी फील्ड में आदमी जाता है उसको पीपी पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज पीपी सबको पता है, पीपी वर्ड में ही सब कुछ आ गया है. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो बताता है, दर्शाता है कि हमें खुद की सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी के बिना कुछ भी नहीं है. अगर आप सेफ्टी नहीं करोगे और फील्ड पे जाओगे, ना जाने कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, फिर आप क्या करोगे. तो खुद को दोष देने से अच्छा है कि आप जाके कुछ करो, सेफ्टी यूज़ करो, उसके बाद में कोई भी काम आगे बढ़ाओ. तो मैं जैसे कि बात कर रहा था कि सबसे पहले हमने बैच चार्जिंग करते समय बॉटम वॉल बंद होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद में रिएक्टर में एक वेंट दिया रहता है, वो ओपन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो हमें पता नहीं है कि वो किस फॉर्म में है, कैसा है, उसकी फिजिकल पता, थोड़ा बहुत हमें पता है नॉलेज, बट लेकिन पूरा फुल एकदम फिजिकल नॉलेज और केमिकल नॉलेज नहीं रहता इतना कि वो अंदर जाने के बाद में कैसा रहेगा. अगर रिएक्टर के अंदर कोई दूसरा कंस्टिट्यूएंट, मतलब कुछ दूसरा पार्टिकल या फिर कुछ अवेलेबल रहेगा तो वो उसके साथ रिएक्ट तो नहीं होगा. अभी तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी कोई बैच चार्ज होता है तो सबसे पहले देखना है अपने को कि रिएक्टर क्लीन होना चाहिए. जब रिएक्टर क्लीन होगा तभी उसके अंदर कोई केमिकल जाएगा. बॉटम वॉल बंद होना चाहिए, वेंट ओपन होना चाहिए. उसके बाद में चार्जिंग, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी मैकेनिकल डिवाइसेस हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्टरर हो गया, पंप्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज हो गया, सारा बॉयलर हो गया, ये सब पता होना चाहिए. कोई भी चीज़ हम चालू कर रहे हैं तो चालू करने के बाद में टाइम लैग्स एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण कंपनी को नुकसान हो सकता है. तो ये सेफ्टी के पॉइंट में नहीं आता है, बट ये एक पार्ट है सेफ्टी का. ये जो एसओपी जो बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, वो एक पार्ट है एसओपी का. अगर मतलब सेफ्टी का एक पार्ट है, अगर वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो सेफ्टी एसओपी बनती इसलिए कि सेफ्टी को फॉलो की जाए. मतलब अगर हम वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हमें कोई नुकसान होने का चांसेस कम है. कोई भी चीज़ होने का, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होते हैं, वो बिना बताए और बिना बोले हो जाते हैं कभी अगर होना हो तो. बट लेकिन हमारा कर्तव्य यही है कि हम पूरे होश और हवास में हर एक चीज़ करें जिसके कारण कि कोई भी नुकसान ना हो. तो इसलिए पीपी पहन के हर एक काम करना चाहिए. मैकेनिकल फेल्योर मैं बता रहा था, मैकेनिकल के ऊपर बात कर रहा था कि जैसे स्टरर हो गया, पंप्स हो गए, तो इन सब चीज़ों में भी ये सब चीज़ चेक करना पड़ता है. ये एक स्टैंडर्ड एसओपी में लिखा रहता है, तो ये सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फॉलो करेंगे तभी हम अपनी सेफ्टी बरकरार कर पाएंगे. और लास्ट में नहीं, मैं अभी और थोड़ा और अनलोडिंग के ऊपर बोलना चाहता हूँ. टैंकर अनलोडिंग, लाइक सेफ्टी वाइल यूजिंग टैंकर अनलोडिंग, मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हमारी कंपनी में आ रहा है. तो सबसे पहले हम नोन करेंगे कि हाँ भाई, आज हमारे जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, सपोज जो भी XYZ, वो अगर हमारी कंपनी में आ रहा है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले सिक्योरिटी को पता होना चाहिए, उसके बाद में वेयर हाउस को पता होना चाहिए कि ये आ रहा है, और कंसर्न पर्सन जो यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, उसको पता होना चाहिए. तो जब टैंकर गेट के अंदर आता है तो सिक्योरिटी ने इंश्योर करना चाहिए कि उसके कोई भी टैंकर के अंदर कुछ भी फ्री फॉल, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए. और टैंकर के अंदर मतलब लाइटर, मैच बॉक्स, जिसे मतलब इग्निशन सोर्स जिसे बोलते हैं, जिसके कारण आग लग सकती है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रहना चाहिए उसके टैंकर में. उसके बाद में वो टैंकर जब जाएगा अपने टैंक फार्म में तो उसके साथ में वॉचमैन साथ में जाना चाहिए. उसको प्रॉपर जहाँ पे लगाना है उसको वहाँ पे टैंकर को सेट करना है. उसके बाद में
जैसे कि सपोज अभी अनलोडिंग करना है तो सबसे पहले अनलोडिंग के पार्ट में 3-4 चीज़ें सबसे ध्यान से अपने को ऑब्जर्व मतलब याद रख के वो चीज़ें करनी है, जिसके बिना अनलोडिंग करना बहुत डेंजरस हो सकता है। कोई भी चीज़ का, कोई भी केमिकल हो, सॉल्वेंट हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी ले लो, गैसेस हो, सबका अनलोडिंग का प्रोसीजर अलग अलग है। तो सबसे मेन बेसिक यही है अनलोडिंग का कि जब टैंकर अपने जगह पे लग गया, जैसे अपने को एक टैंक में अपने को मटेरियल अनलोड करना है, तो अपना टैंकर जाके पहले उसके पास में जहाँ पे उसका जो पॉइंट है वहाँ पे टैंकर लगेगा। टैंकर लगने के बाद में उसको अपन सबसे पहले अर्थिंग देते हैं। तो अर्थिंग देना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी अपने चार्ज आए, मतलब जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन अपने जो जनरेट हो रहे हैं वाइल ट्रांसफरिंग, बिकॉज अपने को पता है कि जो भी कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है तो वो एक चार्ज जनरेट करता है, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं जिसको, जिसके कारण फ्रिक्शन के कारण आग वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। तो वो जो चार्ज जब डेवलप होता है तो वो चार्ज डेवलप होके अपने सिस्टम में ना आए, इसलिए उसको ग्राउंड ले जाए, इसलिए अपन वो चार्ज पार्टिकल को ग्राउंड बाउंड करते हैं, जिसके कारण अर्थिंग के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स जो भी जनरेट होते हैं वो ग्राउंड बाउंड हो जाते हैं और अपना सिस्टम एकदम सेफ हो जाता है, जिसके कारण अपन वो चीज़ ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे सिस्टम में। और दूसरी बात ये है कि हमेशा कोई भी टैंक अगर इनफ्लेमेबल मटेरियल है कोई भी, तो उसका जो वेंट है और वो ऑक्सीडाइज नहीं है एटमॉस्फेयर के साथ में, तो हमेशा टैंक का वेंट ओपन होना चाहिए। अगर वेंट ओपन नहीं होगा टैंकर का तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत हैजार्डस मटेरियल है अपने सिस्टम में। तो इसलिए वेंट होना, ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में रही बात टैंकर से मटेरियल निकलने की, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल होस पाइप होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कैसा है प्रेशर जनरेट हो सकता है, तो पाइप हिलने के कारण, अगर हार्ड पाइप रहा तो हिलने के कारण टूट सकता है, टूटने के कारण नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सेफ्टी में भी ये सब भी चीज़ें आती है कि वो जो फ्लेक्सिबल होस पाइप होना ज़रूरी है। और फिर बाद में जो भी पंप से कनेक्ट करे वो पंप का रूटीन चेकअप होना ज़रूरी है, उसमें ऑयल, उसके वॉल्स, हर एक चीज़, बिकॉज अनलोडिंग एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे हादसा होने का मतलब है बहुत बड़ा नुकसान कंपनी को, जिसका मतलब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और उसके बाद में जब अनलोडिंग होता है टैंकर, तो बाद में अपने को हर एक चीज़ चेक करके देखना चाहिए। बस मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना कार्य करते रहें बिना किसी नुकसान के। अगर हम हमारे वर्क प्रीमाइसिस में अगर हम काम नहीं करेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी तो अपनी सैलरी नहीं होगी। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं, तो हमें वो करना है, बट हम वो काम तभी कर पाएंगे जब हम सावधानी से काम करेंगे, नहीं तो फिर काम करना मुश्किल है। तो लास्ट में थैंक यू सो मच। Good morning to all of you. My name is Vishal Dubey. I am working in BU plant system house as a production executive. So today I would like to thank all of you, management and EHSC department, for celebrating this safety week 4 March to 10 March. तो ये सप्ताह का थीम है कि सुरक्षा संस्कृति के विकास को युवकों को प्रोत्साहित करना, इसके लिए तो यह सुरक्षा सप्ताह में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग सुरक्षा के बारे में जानें, उसको हमारे काम में इम्प्लीमेंट करें। तो जो EHSC डिपार्टमेंट में जो नोटिस लगाया है उसमें से मैं टॉपिक लिया है कि सुरक्षा से बैच चार्जिंग करने का, उसके रिलेटेड मैं आज बोलूँगा। जैसे कि प्रोडक्शन में हर 3 शिफ्ट में कभी भी बैच चार्जिंग आ सकता है। ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में आएगा, पर हम बोलते हैं कि हमारे शिफ्ट में नहीं है, नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा, मेरे शिफ्ट में अलग प्रोसेस है, पर ऐसा नहीं है। हर एक का जिम्मेदारी है। जैसे हम काम पे आते हैं, जो भी शिफ्ट रहेगा हमारा जिम्मेदारी, स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करूँगा। जैसे हमारे शिफ्ट पे तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो चार्ज लेते हैं उसमें हमने चेक करना है कि हमारे शिफ्ट में बैच चार्जिंग आने वाला है या नहीं। या कॉमनली कुछ बातें हैं जैसे कि यूटिलिटीज हमें पहले चेक करना है, नाइट्रोजन प्रेशर लाइनअप है क्या, कुछ मेंटेनेंस के काम हुए हैं क्या, परमिट्स है क्या, क्लोज हुए हैं क्या, सब वो भी जो रेगुलरली हमें चेक करने हैं।
उसके बाद में हमें मालूम होता है प्रोडक्शन प्लानिंग पहले दिन मैनेजमेंट दे चुका होता है, या उस दिन हमें मालूम चलता है कि ये बैच लेने का है, ये रिएक्टर में हमें लेने का है। तो उसके बाद में हमें जब समझ में आता है कि आज मेरे इसमें बैच चार्जिंग है, तो सबसे पहले हमें बैच कार्ड देखना है, जो बैच कार्ड है वो देखना है। और जो बैच चार्जिंग है, सुरक्षित बैच चार्जिंग करने का ये जो टॉपिक है, ये ISO 9001:2015 जो रियलाइज करता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसमें ये टॉपिक आता है कि सुरक्षित बैच चार्जिंग कैसे करें हम। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हमें जो ट्रेनिंग में पहले ही कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए, SOP मालूम होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हमें बैच चार्जिंग कैसे करना है, सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है। तो इसे बैच कार्ड पे भी लिखा रहता है। तो सबसे पहले बैच कार्ड हम लेंगे, उसके बाद कंफर्म करना है हमें रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का, रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या नहीं, जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेते हैं, हीटिंग लगता है, एज पर प्रोडक्ट अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल अलग अलग कंडीशन में अवेलेबल रहना चाहिए। तो जैसे 4 लेते हैं हम मालूम कर लेना चाहिए। उसके बाद में है जब हम कंफर्म करते हैं तो पहले हमें टाइम टू टाइम बैच कार्ड फिल करना है। बैच कार्ड पे कुछ गलतियां नहीं करनी है, जब भी करते हैं वहाँ पे स्टार मार्क करके हम लोग साइन करना है। ये जो स्टैंडर्ड है वो भी हमें फॉलो करना है। उसके बाद में फिजिकली हमें जाके देखना है, जो भी हम सिलेक्ट करते हैं रिएक्टर, जो रिएक्टर में हमें बैच चार्जिंग करना है वहाँ पे हम जाके देखना है, उस रिएक्टर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। वहाँ पे विजुअल ग्लास रहती है, वहाँ पे फिर जाके देखना है कि रिएक्टर एम्प्टी है क्या नहीं, सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात की। क्योंकि डे टू डे वर्किंग कंडीशन में हम लोग ऐसा देखते हैं कि पहले बैच का कुछ मटेरियल बाकी रहता है, जो एडिशन होता है वो रिएक्टर का डिजाइन कैपेसिटी रहता है, डिजाइन प्रेशर रहता है, उसके हिसाब से जब हम कंफर्म कर रहे थे वो रिएक्टर पूरा एम्प्टी है तो PLC कंट्रोल रूम से हम लोग पहले उसका बॉटम वॉल बंद करेंगे। जो SOP में दिया है, बैच कार्ड में भी हर एक बैच कार्ड में दिया हुआ रहता है कि पहले हम प्रेशर लेना है, नाइट्रोजन प्रेशर लेना है, लाइन अप फ्लश करने का है, बॉटम वॉल वेंट दोनों क्रॉस चेक करने का है। उसके बाद में हमें वैक्यूम लेके रॉ मटेरियल चार्जिंग करना है, जो भी दिया हुआ है रॉ मटेरियल स्टेप बाय स्टेप हमें चार्जिंग करना है। जब हम बैच चार्जिंग करते रहते हैं उस टाइम में जो पैरामीटर्स दिए रहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, वो सब के ऊपर हमें ध्यान रखना है। कंट्रोल रूम में जो भी है, फील्ड पे जो भी है, उसके हिसाब से हमें देखना है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लेना चाहता हूँ। ये अलग नहीं है, सब कॉमन टॉपिक है हर एक इंडस्ट्री में, बट एज पर टाइम प्लेस काल के अनुसार वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपके प्रोसेस के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। अलग अलग कंपनी में जो भी रिएक्शन है, कुछ आदि साधना PU में स्टरीफिकेशन है, प्री पॉलीमर सेक्शन है, वैसा है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि जो रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं, कुछ हमारे इसमें हीटिंग रॉ मटेरियल हीटेड रहता है, मेल्टेड प्रोडक्ट चाहिए, हम 12 घंटे उसको हीटिंग करते हैं, तो पूरा मेल्टेड है क्या नहीं वो कंफर्म करना है, हमें क्रॉस चेक करना है, बाद में उसे चार्जिंग करना है, वो क्वांटिटी बराबर है जो दिया है स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से चार्जिंग करना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाद में वो QC के स्पेसिफिकेशन पे उस पर इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद में जो टाइम साइकिल है, बैच चार्जिंग टाइम साइकिल, उस पर भी हमें ध्यान देना है। जो लाइनअप है वो हमें मालूम होना चाहिए, रिएक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए। उस पर भी और एक टॉपिक है हमारा कि हम लोग ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो वर्कर है वो स्किल लेबर है, अनस्किल है, पुराने हैं, नए हैं। क्योंकि कैसा होता है, जो नए भी रहते हैं, जो पुराने भी रहते हैं, वो कभी शिफ्ट में फटाफट काम करते हैं, फटाफट वो हिसाब से ऐसे कुछ इंसिडेंट हमने देखे हैं। जैसे होज पाइप है वो हैंडलिंग प्रॉपर्ली नहीं करता है, सीधा डाल देता है, स्प्लैशेस हो सकता है, अलग अलग प्रकार के। ड्रम अपना हीटेड है, कुछ मटेरियल अनमेल्टेड है तो उसे फिर मेल्ट करने का है। जो जैसा हमारे इसमें एक स्टेरिफिकेशन है, वहाँ पे लाइनअप बराबर है क्या नहीं, वैक्यूम हम लाइनअप वैक्यूम से चेक करते हैं, ये भी सब हमें देखना है। और जहाँ पे पाउडर सेक्शन होता है वहाँ पे बैग्स होती है, कभी कभी ऑफिसर ऊपर फ्लोर पे जाने के लिए कभी जाता है कभी नहीं जाता है, बाद में वो भूल जाता है, वर्कर को बोल देता है इतना काउंट कर लिया, इतना आप डाल दो,
और बाद में वर्कर भी बोलता है मैं भी पानी पीने के लिए गया था। तो ये नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। हमें पूरा काउंट कर लेना चाहिए, पूरा देखना चाहिए कि कितना है, कितना डालने का है, बैलेंस कितना है। पैरेलल चार्जिंग चलती रहती है सेम प्रोडक्ट के लिए, अलग प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें एज ए एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है उसको थोड़ा प्रोसेस का भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारे रिएक्टर डालने के बाद में से क्या प्रोसेस होने वाला है, ब्लेंडिंग रिएक्शन होने वाला है, प्री पॉलिंग होने वाला है, उससे टाइम साइकिल है, जो कुछ इसमें जो भी वैक्यूम रहना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट, ये हमारे इंडस्ट्री में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी सब ध्यान में देना चाहिए। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में देना चाहिए। ऐसा है, सबको लगता है मालूम है, पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसका क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है। उसी हिसाब से हमें यूटिलिटीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो सेफ्टी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। लाइनअप के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रेशर, लाइन प्रेशर का, हॉट ऑयल है हमारी इसमें लीकेज है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सब बैच से भी चार्जिंग हो जाता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम जो नाइट है फटाफट चार्जिंग कर दिया, कुछ डिले कर दिया, कुछ बीच में भी प्रॉब्लम आ सकता है, पंप ब्रेकअप हो सकता है, स्टैंड बाय भी दिया हुआ रहता है, फिर भी वो सब ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि रिएक्टर में पहले कौन सा प्रोडक्ट लिया है, अलग प्रोडक्ट का चार्जिंग किया है क्या, वो सेम डेडिकेटेड रिएक्टर है क्या, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। और उस सब चार्जिंग होने के बाद हाउसकीपिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब अगर कुछ स्पिलेज वगैरह है वो भी क्लीनिंग वगैरह हमें करना है। और ये सब होने के बाद सब बैच कार्ड वगैरह बराबर से फिलअप करने का है। कुछ रिमार्क्स रहेगा हमें ऊपर लिखने का है, शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है। इस तरह से हम लोग सेफली बैच चार्जिंग कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे टॉपिक खत्म करता हूँ। थैंक यू। किसी को और पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक यू, वेरी गुड इंट्रोड्यूस करो। हाय, गुड आफ्टर इवनिंग सर। मैं नीलेश कुमार गुप्ता एज ए प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव न्यू सेल रेजिंग प्लांट में काम कर रहा हूँ और करंटली अपना 51st ये सेफ्टी वीक चालू है और हम सब साथ हैं। इसकी बहुत सारी शुभेच्छा सभी को। सब लोग सेफ्टी से काम करें और सेफ्टी का ध्यान दें वर्क के समय पे, सभी समय पे एक्चुअली, तो सबका लाइफ अच्छा रहेगा। ये मेरी शुभकामनाएं सबको। और मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, अपना टॉपिक ये है कि वर्क सेफ्टी कैसे हम लोग करें। तो लाइक हम लोग शिफ्ट में वर्क करते हैं, हम लोग का स्टार्ट ऐसे होने चाहिए कि हम लोग सेफ्टी को ही ध्यान में रख के काम अपना शुरू करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं तो हम लोग अपना जितने भी वर्कर्स रहते हैं हमें पता होता है कि आज के दिन चार्ज लेने के बाद क्या काम है, कैसे काम है। तो हमें सभी वर्करों को एक बार बुलाने चाहिए, साथ में बैठाने चाहिए, उनको बोलने चाहिए, टूल टॉक बॉक्स बोलने चाहिए, डाटा देने चाहिए कि क्या आज हम लोग केमिकल हैंडल करने वाले हैं, कैसे हैंडल करना है उन्हें, उनको यूज़ करने पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्यों उनको आ सकती हैं और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। तो ये हम लोग टूल टॉक बॉक्स में नॉर्मली हम लोग इसे रोज़ देते हैं ताकि लोगों को, वर्कर्स को भी इस चीज़ की जानकारी हो और हमें भी जानकारी हो। थोड़ी बहुत MSDS की भी डाटा हम लोग को जानकारी होनी चाहिए ताकि हम लोग को उस मटेरियल की कैसे सेफ्टी रखनी है, कैसे प्रॉब्लम्स हुई तो कैसे उसको हैंडल करना है, ये सारी जानकारी हमें पता हो। इस तरह हमें अपना दिन का शुरुआत करनी चाहिए। और स्टार्ट विथ लाइक बैच चार्जिंग जो हमारा सबसे पहला काम होता है। तो बैच चार्जिंग के पहले हमें देखना ये चाहिए कि प्रीवियसली कोई मटेरियल उसमें है नहीं, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, उसे पूरी अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए। सारे उसके लिए रिएक्टर्स में स्टरिंग चालू है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बराबर है कि नहीं, पंप्स जो नीडेड हैं वो सारे बराबर है, अच्छे हैं कि नहीं, सही से चल रहे हैं कि नहीं, इनका डबल चेक करने के बाद ही हमें बैच चार्जिंग वगैरह चालू करनी चाहिए। तो बात ये होती है बैच चार्जिंग तो सब कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें सेफ्टी कैसे लें, कैसे हम लोग सोचें कि भाई काम हो रही है, सेफ्टी हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लाइक एक बंदा वहाँ पे ऑपरेटर तो होता ही है, लेकिन ऑपरेटर को और सारे भी काम होते हैं, रॉ मटेरियल्स निकालना, सारे काम करना। तो एक इंजीनियर्स को भी होनी चाहिए कि स्काडा पे देख रहे हैं, स्काडा चल रहा है, लेकिन हमको बाहर जाके फील्ड पे भी देखना चाहिए और देखनी चाहिए सारे वर्कर्स ने काम करने के पहले भी बैच चार्जिंग या कोई भी काम करने से पहले पूरी PPEs ली है कि नहीं। लाइक नॉर्मल गॉगल्स रखने चाहिए, अपने हेलमेट्स रखने चाहिए, शू पहनने चाहिए, एप्रॉन्स पहन के रखने चाहिए ताकि उनको किसी भी केमिकल्स का कोई भी हजार्ड्स ना हो। नॉर्मली हम लोग बैच चार्ज करते हैं तो हम लोग वहाँ पे सेफ्टी इस तरह से लेते हैं कि हम लोग नॉर्मली स्टरिंग स्पीड कम कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग ने ये अभी सोचा है कि लाइक पहले हम लोग वैक्यूम वगैरह चालू नहीं करते थे, अभी हम लोग नॉर्मल ओपन वैक्यूम रखते हैं ताकि कोई भी डस्टिंग पाउडर मटेरियल डाल रहे हैं तो जब एक एम्प्टी रिएक्टर में पाउडर मटेरियल जाता है तो वो पाउडर्स हमारे ऊपर भी आता है।
तो हम लोग ने अभी ये स्टार्ट किया कि ये अपना वैक्यूम माइनर वैक्यूम रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो पाउडर मटेरियल अभी किसी के ऊपर नहीं आता। सेफ्टी के लिए हम लोग तो गॉगल्स पहन रहे हैं, फेस मास्क पहन के ही बैच चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी ये वैक्यूम चालू करने से ये होता है कि थोड़ा अंदर वैक्यूम रहता है तो मटेरियल डस्टिंग पाउडर जो रहते हैं ऊपर नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग ने एक सेफ्टी का ये सोचा है कि एक वैक्यूम रखेंगे। साथ ही साथ लिक्विड मटेरियल्स भी बहुत सारे हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन पहले हम लोग उसको नॉर्मल ऐसे ओपन हैंगर रखते थे, तो क्या होता था कि उस होस पाइप में थोड़ी बहुत मटेरियल रह जाते थे तो वो प्लांट में गिर जाते थे, जिससे फर्श खराब होती थी, साथ ही साथ उससे रस्टिंग की प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी फ्लोर्स को। तो अभी हम लोग ने ये सोचा है कि वहाँ पे एक मतलब नॉर्मल एक हैंगर टाइप का रखा है, जिसके अंदर हम लोग पॉट है, उसके अंदर हम लोग होस पाइप वगैरह रख देते हैं, जिससे कि अभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होस पाइप में सारा होस एक है, होस बॉक्स है, उसके अंदर रखते हैं, जिससे कि कोई केमिकल्स बाहर नहीं गिरता। ये एक अलग सेफ्टी हम लोगों ने सोची थी। उसके बाद बैच चार्जिंग तो हो रही है, लेकिन बैच चार्जिंग के बाद करना क्या होता है कि बैच चार्जिंग के बाद हम लोगों ने रिएक्टर में मटेरियल मिलाना है सिर्फ। यहाँ पे हम लोग इस तरह सेफ्टी देखनी है कि मैक्सिमली हमारे यहाँ जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, तो हमें वहाँ पे देखनी है कूलिंग्स वगैरह बराबर है कि नहीं, कूलिंग टावर के प्रेशर्स वगैरह बराबर है कि नहीं। ये सब जांच करने के बाद ही हम लोग को एडिशंस वगैरह रिएक्शन स्टेज में जाना चाहिए। इन सब के बाद हम लोग का बैचेस वगैरह जैसे चालू हो रहा है, बैच फिनिश भी करना है, तो वहाँ पे हम लोग फिनिश तो मतलब नॉर्मल एसओपी पढ़े सब लोगों ने कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को करना है कि ये हर स्टेज का जब एक टाइमिंग दिया गया, एक चेक पॉइंट दिया गया, तो उस चेक पॉइंट पे हमको चेक करना है कैसे करना है, क्या देखना है वहाँ पे, वो सारी सुचारू रूप से अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग को एक क्वालिटी मिलती है, और टाइम से काम से करने की वजह से वो क्वालिटी और जो यील्ड हमने सोची है वो क्वांटिटी भी मिलेगी। इस तरह से हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी का मैनेजमेंट कर सकते हैं और अच्छे से प्रोडक्शन पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सब के बाद हम लोग को आता है ड्रम फिलिंग सिस्टम। ड्रम फिलिंग में हम लोग का ध्यान ये देना चाहिए कि लाइक हम लोग जब प्रेशर ले रहे हैं रिएक्टर्स में, वो सब एक अच्छा सुचारू होनी चाहिए प्रेशर, और हम लोग का कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऑपरेटर सामने प्रेशर ज़्यादा दिया है तो रिएक्टर में जब ड्रम में हम लोग मटेरियल ले रहे हैं तो वहाँ पे ये हो सकता है कि वो एकदम जोर से आएगा मटेरियल, तो क्या पता ओवरफ्लो हो जाए, क्या पता किसी की आंखों में पड़ जाए। तो ड्रम फिलिंग के टाइम पे भी हमें ये ध्यान देना है कि वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उन लोग ने प्रॉपर गॉगल पहने हैं कि नहीं, ड्रम्स बराबर चेक है कि नहीं, सारे ड्रम्स में अंदर भी मटेरियल हमको देखना है, क्योंकि ड्रम फिल करके हम लोग किसी और को भेजना है, और किसी और को भेज रहे हैं मतलब एक ट्रस्ट वाले बंदे ने हमको बोला है कि हमें आपसे ये मटेरियल चाहिए कि आप ये अच्छा बनाते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो उसको ये ट्रस्ट बनाए रखने के लिए हमको उस मटेरियल की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, वो बना अच्छे होने चाहिए, सब क्वालिटी चेक तो हम लोग करते हैं, लेकिन जिस चीज़ में हम लोग उसे भर के दे रहे हैं अगर उसे हम लोग ठीक से नहीं रखेंगे तो वो भी सही बात नहीं है। तो ड्रम्स हम लोग को हमेशा डबल चेक करने चाहिए, उसमें कोई अनवांटेड स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई अनवांटेड मटेरियल नहीं होनी चाहिए। अगर वो सही से होगा तो मटेरियल सही से जाएगा और अच्छे से हम लोग पैकिंग वगैरह लेबलिंग वगैरह करके उन्हें बेचते हैं, तो हमारे एक ट्रस्ट बना रहेगा और एक अपनी कंपनी का ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा। ये सब तो हो गई लाइक वर्क लिंकिंग, जब एक सुचारू रूप से वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, तो हम लोग ने देखा ये सब तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी दिन अनवांटेड कुछ हो जाए, लाइक हम लोग केमिकल हैंडल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को रोज के रोज टूल बॉक्स टॉक करते ही हैं। तो हम लोग 15 दिन में हमारे प्लांट में हम लोग ये करते हैं कि एक सेफ्टी टॉक रख लेते हैं, जिसमें हम लोग उनको जानकारी देते हैं कि लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, उन्हें कैसे हैंडल करना है। ज़्यादा नहीं, लेकिन आप बता तो सकते हैं कि कोई इमरजेंसी होती तो आपको बताना है कि हाँ भाई अपने सीनियर्स को बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रही है। आप वहाँ पे एटलीस्ट अगर उससे रोक नहीं सकते हैं तो उससे दूर रहिए, ताकि वो आपको हार्म ना करे, क्योंकि अपनी भी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे आप जाके किसी को बचाइए मत, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी भी सुरक्षा रखिए। साथ ही साथ इन्फॉर्म करते रहेंगे तो हम लोग कैसे आगे से उसके आगे एक्शन ले सकते हैं। ये सब हो गया, हम लोग 15 दिनों में ये सब कर लेते हैं कि हम लोग को एक सेफ्टी टॉक दे देते हैं, जिससे लोगों को जानकारी रहती है। साथ ही साथ इन सब के सिवा हम लोग को नॉर्मल जो भी इक्विपमेंट सारे यूज आ रहे हैं उनका रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, तो हमारा एक काम रहता है कि काम रुकेगा भी नहीं और अच्छे से चल रहा है। तो ये सब हो गया वर्क के टाइम पे जो हम लोग को सेफ्टी दे रहा है। लेकिन इसके सिवा और क्या कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे प्लांट में अभी फायर्स चल रहा है, सब लोग ये फायर्स इंप्रूवमेंट के पीछे चल रहे हैं। तो इसमें जो टर्म्स दिए गए, 5 चीज़ें दी गई, सॉर्टिंग, सेटिंग ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, इसमें ये 5 चीज अगर हम लोग ने करा तो हम लोग को मैक्सिमम ये रहेगा कि हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग ने कर दिया, सॉर्टिंग कर लिया, प्लस सारे मटेरियल्स एक जगह पे रख रहे हैं, तो वहाँ पे ये रहेगा कि डस्ट जो हमारा फ्लोर है मैक्सिमली क्लीन रहेगा, कि जो चीज़ जहाँ पे है हमने वहाँ रखी है और उसे हमें वहाँ से मिल जा रही है, तो कोई गलती होने के चांसेस थोड़ी कम हो जाएंगे। सॉर्टिंग होगी, फिर सेटिंग ऑर्डर, मतलब जो चीज़ ज़रूरी है उसको अपने पास रखो, बाकी चीज़ साइड में रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमको अभी ज़रूरत है किसी इससे केमिकल की और हमने उसके आगे 10 केमिकल अच्छे से रख दिए, लेकिन ज़रूरत तो हमको किसी और चीज़ की है,
तो हमको जाके उसे ढूंढना पड़े, वो तो सही नहीं है। तो इसलिए होता है सेट इन ऑर्डर, ताकि एक चीज़ यहाँ पे रखो, जो चीज़ ज़रूरत है वो आगे, बाकी चीज़ें सही से रख लें। फिर होता है शाइन, मतलब जो चीज़ रख रहे हैं अगर उसे अच्छे से रखा नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल को किसी पानी गिर जाए उस पर या कोई केमिकल गिर जाए अदर उस पर, तो वहाँ पे होता है हम लोग उसको कितने अच्छे से साफ सुथरे से रखेंगे ताकि उसकी जो रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से ले रहे हैं वो ऑलरेडी महंगे हैं ही, लेकिन अगर उनका वेस्टेज हो जाएगा तो वो हमको अच्छा रिजल्ट भी नहीं देंगे और प्रॉब्लम अलग करेंगे। तो इसलिए उसको अच्छे से रखना चाहिए। स्टैंडर्डाइज करने से ये होता है कि हम लोग हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दें कि ये चीज़ पे हम लोग यही रखेंगे ताकि यहाँ पे कोई और चीज़ ना रखी जाए। ताकि इससे क्या होगा कि लोगों को पता होगा कि हाँ भाई ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, ये चीज़ इसी चीज़ के लिए है, इसे इसी तरह से यूज़ करना है और इसी जगह पे रखना है। फिर सस्टेन सबसे बड़ा चीज़ होता है, आप सब करते हैं लेकिन अगर उसे कंटिन्यू रखते नहीं है, सुचारू रूप से वही जगह पे सस्टेन नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं। तो ये सारे 5S में टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग अगर कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो हमारा अच्छे से काम सुचारू रूप से चल सकता है। इसके साथ साथ हमारे प्लांट में बहुत सारी तरीके की सुविधाएं सेफ्टी के लिए ली जाती हैं। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, जॉकी सिस्टम्स है, लाइट रहे ना रहे सब कुछ यहाँ पे सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी। यहाँ पे हमारे प्रेशर्स वगैरह हमें पता होने चाहिए कि हम लोग लाइन में कितना प्रेशर रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेफ्टी मैनेजर आए तभी चेक हो। हम लोग प्लांट में आ रहे हैं तो एक राउंड अगर पूरे प्लांट का ले लें, ज़्यादा नहीं, इसे भी अपने नॉर्मल प्लांट का एक राउंड ले लें तो हमें एक जानकारी हो जाए कि भाई सब चीज़ बराबर है, फायर एक्सटिंग्विशर बराबर है, वहाँ पे प्रेशर बराबर है, एक्सटिंग्विशर जो रखे हैं जैसे लिफ्ट के पास है तो इलेक्ट्रिकल का ही पाउडर रखिए, पाउडर के केमिकल पाउडर से तो वहाँ पे कौन सा रखने। अगर हमें जानकारी होगी तो तभी हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई ज़रूरी है कोई मैनेजर आके हमें बताए। अगर रोज़ हम लोग उसका अभ्यास करेंगे तो सेफ्टी हम लोग रोज़ रख सकते हैं। साथ ही साथ इस सब के साथ साथ हमारे केमिकल जो मटेरियल रखे गए हैं वो सब इतने अच्छे तरीके से रखे गए हैं ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे टैंक फार्म एरिया हमारा मिथेनॉल का है, वो अंडरग्राउंड का है। इससे कैसा होता है कि वो धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ये जो आग लगने की प्रॉब्लम हो सकती है वो बच जाती है। साथ ही साथ हम लोग को ये बताया गया कि वहाँ पे मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना ताकि रेडिएशन की वजह से कोई इशू ना आए। इसके साथ साथ हर प्लांट में जहाँ पे फेनॉल यूज़ हो रहा है वहाँ पे PG दिया गया है ताकि उससे अगर केमिकल बन हो जाता है फेनॉल से हमको तो हम लोग PG यूज़ कर सकते हैं, फटाक से उसे लगा लेंगे तो हमें उससे केमिकल का बन नहीं होगा। इस तरीके से हमारे प्लांट में सेफ्टी रखी जाती है और मैं आशा करता हूँ सब लोग सेफ्टी लें। और सेफ्टी हर जगह पे ज़रूरत होती है क्योंकि सेफ्टी है तो हम लोग का लाइफ है। क्योंकि हर बाइक चला रहे हैं हेलमेट नहीं पहना तो वो अनवांटेड हो गई, तो वो गलत नहीं करना। हम लोग को हर जगह सेफ्टी लेनी है, हर जगह से सेफ से काम करना है ताकि हमारी लाइफ चलती रहे और जो हमारी वजह से हमें भी प्रॉब्लम ना हो और दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए और सेफ्टी वीक अभी क्यों मना, ऐसा नहीं है कि भाई कि कभी नहीं मनाया जाता। सेफ्टी वीक इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को एक जागरूक कर दें। कैसा होता है, लोग बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियाँ होती हैं, आपको पता सब कुछ होता है लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आप ये बोल जाते हैं कि भाई नहीं ये सब काम रोज चल रहा है जाने तो छोड़ दो। ऐसा नहीं करना। हम लोग को एक ये सेलिब्रेशन, जैसे हम लोग जब सेलिब्रेट कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग का फोकस बढ़ जाता है कि हाँ भाई आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आज क्या टॉपिक है। तो हम लोग पुरानी चीज़ें को लेके आते हैं तब हमको याद आता है कि हाँ भाई उस टाइम पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया था। तो वो एक छोटी सी लैक ऑफ मतलब एक छोटी सी चीज़ भूल गए, उसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो आज हम वो सब चीज़ें रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमको ये पूरा साल भर याद रहता है कि हाँ भाई ये ऐसी छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो आज हम वो नहीं करते हैं। हम अच्छे से करेंगे काम तो अच्छे से कंपनी चलेगी, हमारी प्लांट चलेंगे, हमारे पैसे मिलेंगे, पगार मिलेगी, हज़ारों वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें मिलेगा। और एक केमिकल इंडस्ट्री कभी भी एक पे डिपेंड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी बंद हो गई तो कुछ उड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं और हमारी कंपनी भी बहुत सारे लोगों पर डिपेंडेंट है। हमने यहाँ पे अच्छे से मटेरियल बनाया है इसलिए हमारा चंद्रयान गया है, तो वहाँ पे भी हमारा मटेरियल गया है। हज़ारों बड़ी बड़ी जगहों पे हम लोग ने कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। और क्यों दिया है, क्योंकि हम लोग अच्छा काम करते हैं और कंटिन्यू अच्छा करें। इसलिए हमारे यहाँ पे सेफ्टी वीक मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दी जाए कि कैसे कोई सेफ्टी कर सकता है। हमारे पास 4 प्लांट है, हर कोई अपने अपने तरीके से अपना प्लांट सेफ रखता है, लेकिन इतना हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि वर्कलोड होता है थोड़ा, तो हम लोग हर कोई कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये जो अभी यहाँ जो मंच दिया गया आपको स्पीच का, इसके जरिए मैं अपनी जो सेफ्टी रख रहा हूँ मैंने आप सभी को बताई, आपने जो सेफ्टी रखी वो आपने हमें बताई। इससे कैसा हम लोग का एक कम्युनिकेशन हो रहा है और इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को बता सक रहे हैं कि हमने कैसे सेफ्टी रखी है और कैसे रखनी चाहिए। थैंक यू ऑल। और आज इस नेशनल सेफ्टी वीक के मौके पर मैं
कुछ जनरल सेफ्टी व्हाइल वर्किंग इन केमिकल प्लांट इसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें बैच चार्जिंग, ड्रम फिलिंग, नॉर्मल लिफ्ट ऑपरेटिंग और बाकी जनरल जो भी सेफ्टी रिलेटेड अपने एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बात करूँगा। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि सेफ्टी, हम सब लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, तो काम करना एक अलग बात है और सुरक्षा के साथ काम करना एक अलग बात है। तो सेफ्टी वीक मनाने के पीछे उनका उद्देश्य यही है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट सेफ्टी के प्रति बढ़े, उसके वजह से सेफ काम हो, आदमी जैसे काम पे आता है वैसे ही काम करने के बाद वापस भी जाए, ये इस सेफ्टी वीक का मेन उद्देश्य है। तो अभी आते हैं केमिकल इंडस्ट्री, जो कि अभी हम जिसमें हम बैठे हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री एक देखा जाता है कि डेंजर नज़रिए से, धोखादायक नज़रिए से उसको देखा जाता है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में काम करने के टाइम हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ हज़ार है, यानी कि धोखा है। तो सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। मैनेजमेंट लोग तो कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन वर्कर लोगों में वो कॉम्पिटेंसी नहीं होती है, क्योंकि उनके नेचर की वजह से। तो हम लोगों को ये करना है कि हमारे पास जो सेफ्टी रिलेटेड नॉलेज है, जो काम करने की जो क्षमता है सेफ्टी लेके, वो उन तक पहुंचाना है। और उसके लिए हमने बहुत सारे उपाय बनाए, जैसे कि उसमें से एक है टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक एक डेली एक्टिविटी है जो कि हमें वर्करों को बताना है कि उससे जो भी काम दिया गया है उसके पीछे क्या हज़ार है और वो काम करने के लिए क्या सुरक्षा के उपाय लिए जा सकते हैं, जैसे कि पीपी। हर काम के लिए डेजिग्नेटेड पीपी है और जनरल पीपीज भी है। जैसे आप डस्ट एरिया में काम कर रहे हो तो आपको मास्क कंपलसरी है, नॉइज़ वाले एरिया में काम कर रहे हो तो नॉइज़ बर्ड्स कंपलसरी है, वैसे ही हेलमेट, एप्रॉन, गॉगल और शूज़ ये जनरल है। तो पीबीटी एक इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आदमी को सेफ्टी के साथ काम करना है तो उसको बार बार टीबीटी देना पड़ेगा, टूल बॉक्स स्टॉक करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। वर्कर एक ऐसी चीज़ है, ऐसा आदमी है कि उसको जल्दी समझ में नहीं आता है, तो एक बार दो बार नहीं 10 बार समझाने के बाद उसको एक बार की बात पता चलती है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपने को टूल बॉक्स स्टॉक पे देना चाहिए। अभी आते हैं बैच चार्जिंग पे। बैच चार्जिंग एक केमिकल इंडस्ट्री का एक मेन काम है, मेन एक्टिविटी है, जिसमें वेरियस टाइप के बहुत अलग अलग टाइप के केमिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहला बैच चार्जिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है मैनेजमेंट पर्सन्स की, जो कि इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्कर की करना क्या है। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। उससे पहले जो MSDS हम जिसको बोलते हैं, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, तो हर एक मटेरियल का MSDS सबको मैनेजमेंट लोगों को पता होना ज़रूरी है और उसके साथ काम करने के लिए वर्करों को प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। अगर कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, स्पिलेज होता है, तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ये MSDS बताता है। तो इसके लिए MSDS हम सबको पता होना ज़रूरी है। अब आते हैं बैच चार्जिंग में। स्टार्ट होता है रिएक्टर से। रिएक्टर एम्प्टी, क्लीन है कि नहीं, वो मटेरियल कम्पिटेंट है कि नहीं, कोई मटेरियल कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए क्लीन है कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके लिए जो चेकलिस्ट हमने बनाई है होती है हर जगह, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्पिलेज ना हो, इसके लिए बॉटम वॉल चेक करना। उसके बाद आता है कम्पिटेंट पर्सन वो काम पे हमने लगाया कि नहीं वो देखना। उसके बाद बैच चार्जिंग नॉर्मल जो हम सब लोग करते हैं वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ स्टैटिक चार्ज जो जनरेट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थिंग है कि नहीं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चेकलिस्ट जो है वो बनाना और वो फॉलो करना वो भी बहुत ज़रूरी है। अब एक बार बैच कंप्लीट होने के बाद या फिर बैच उसके पहले बैच चार्जिंग करते समय वर्करों को पीपीई का इंस्ट्रक्शन देना, उनको सामने खड़ा रह के या कंटिन्यू मॉनिटरिंग के साथ बैच कंप्लीट करना है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है ड्रम फिलिंग। एक बार बैच कंप्लीट हो जाने के बाद जो हम ड्रम फिलिंग करते हैं, कोई भी पैकिंग करते हैं, पैकिंग सेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको स्पिलेज कंट्रोल करना है, बिना कंटामिनेटेड का प्रोडक्ट आपको कस्टमर तक पहुंचाना है, तो जो बैच फिलिंग सिस्टम है, जो एरिया है, वहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बैच फिलिंग के टाइम सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम रहता है वो है स्पिलेज का। अगर हम वेइंग बैलेंस चेक नहीं करेंगे, उसको कैलिब्रेट नहीं करेंगे, तो आप अगर ऑटो सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं फिर भी ड्रम ओवरफ्लो हो जाएगा। ओनली वहाँ पे स्पिलेज का धोखा नहीं है, प्रॉब्लम ये भी हो किसी की आँख में जा सकता है अगर पीपी यूज़ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आता है पीपी इस काम में।
तो इस तरीके से हम पैकिंग सेक्शन में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जो अपने को स्पिलेज कंट्रोल करना है, जहाँ से वेस्ट जनरेट होता है, वो सेफ्टी के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम स्पिलेज कम करें, पोल्यूशन कम करें, तो वहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट आता है लिफ्ट ऑपरेटिंग। हर एक केमिकल इंडस्ट्री मल्टी स्टोरेज होती है, उसके लिए लिफ्ट आती है। तो लिफ्ट ऑपरेटिंग के समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात, लिफ्ट के इंटरलॉक्स जो होते हैं, लिफ्ट जो ऑटो मोड में चलती है तो उसके लिए जो इंटरलॉक दिए होते हैं वो बाईपास नहीं होनी चाहिए, इंटरलॉक के साथ ही काम होना चाहिए, मैनुअल मोड में नहीं चलनी चाहिए। दूसरा, जब हम मैनेजमेंट के पीपल काम करते हैं पर्सन, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक चेकलिस्ट होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल होता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल कंपलसरी फॉलो होना चाहिए। उसके साथ प्रिवेंटिव में जो कुछ भी आउटकम आता है उस पर एक्ट होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम रिपीटेड हो रहा है तो उस पर रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए काम बंद करके, और वो रूट कॉज एनालिसिस होने के बाद ही हमें उस पर काम करना चाहिए। ये होता है मेन लिफ्ट ऑपरेटिंग में। उसके बाद जनरल सेफ्टी में मैं ये बताऊंगा, सेफ्टी से थोड़ा अलग है लेकिन सेफ्टी से रिलेटेड है, जैसे वाटर कंटामिनेशन है। सबसे पहले वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि डिप्लेट हो रहा है, कम हो रहा है, वो एक लिमिटेड है। तो हमें सबसे पहले वाटर कंजम्पशन कम करना चाहिए, जितना भी हो उसके लिए इफिशिएंट वाटर यूसेज होना चाहिए। दूसरा, वाटर कंटामिनेशन, जहाँ भी वाटर का इन्वॉल्वमेंट है उसको उसी तरीके से उसका काम में लगाओ कि उसका यूसेज बढ़ना नहीं चाहिए, उतना ही जाना चाहिए, कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, सेफ्टी के साथ साथ जो अपना इन्वायरमेंटल है वो प्रोटेक्ट होगा। और सबसे लास्ट में ये बोलूँगा कि काम तो सभी को करना है, जैसे कि हम सब आए हैं, तो वर्क इज मस्ट बट सेफ्टी इज फर्स्ट। तो इस स्पीच के जरिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं वो खुद सेफ्टी के साथ करो और अपने वर्कर लोगों तक पहुँचाओ। थैंक यू। माझं नाव कौस्तुभ बुंदे। 51व्या राष्ट्रीय सुरक्षा दिनानिमित्त आपल्याकडे माननीय संजय पाटील सर आहेत, माननीय संजय सर आहेत, माननीय अभय सर आहेत, माननीय विजय सर आहेत आणि बाकी माझे सगळे कलिग्स माझ्यासोबत काम करणारे, मी आपल्या सगळ्यांना आजच्या दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। आजच्या या दिनी जी थीम ठेवलेली आहे, नर्चर यंग माइंड्स अँड जनरेट सेफ्टी कल्चर, तर हे याची सुरुवात मला असं वाटते की सेफ्टी म्हणजे सुरक्षा आणि संस्कृती। ही सुरक्षा आणि संस्कृती ही आपल्याकडे पहिल्यापासूनच आहे, ती काही वेगळी किंवा विभिन्न असं नाही आहे। त्याची सुरुवात जर बघायला गेलो आपण, तर जेव्हा एक छोटंसं बाळ जन्माला येतं तेव्हा त्याला पकडण्यापासून त्याच्या मानेला कुठल्या प्रकारचे धक्का न लागता, ते मायेचं जे प्रेम असतं त्याच्या मागे एक सुरक्षा असते, तिथपासून ते बाळ चालल्यानंतर त्याचं बोट कुठपर्यंत तरी आपण पकडलं पाहिजे ते पडता कामा नये, त्याची सुरक्षा जी घेतली जाते ही आपली संस्कृती आहे। हे कुठल्या आईला सांगावं लागेल, कारण ही संस्कृती आहे, त्या संस्कृतीसोबत ती सुरक्षा ॲटोमॅटिकली येत जाते। परंतु त्यासोबतच यांनी याच्यामध्ये टाकलेलं आहे की नर्चर यंग माइंड्स। मग काय असं होतं की एक तारुण्यामध्ये असं काय होतं, तर तेच बाळ जेव्हा त्या आईचा हात सोडून पुढे पुढे जात असतं त्यानंतर त्याच्यामध्ये एक उत्साह असतो, किंवा त्याला किंबहुना आपण अतिउत्साही म्हणूया, पण त्या उत्साहामध्ये काही गोष्टी त्याकडनं घडल्या जातात, त्या कुठेतरी घडू नये, त्याला कुठेतरी एक रोख भेटली पाहिजे, यासाठी आपल्याला ही संस्कृती जी आहे ती त्याच्या मनामध्ये आपलं घुसवली पाहिजे। आता या संस्कृतीच्या अनेक सकाळी आणि जसं अनकॉन्शियसली जे आपण उदाहरणं दिलेले आहेत की आता एक मनामध्ये जर देवभावना असेल, आस्तिकतेची भावना असेल, तर तो कुठल्याही मंदिराच्या समोर जाताना त्याचा ऑटोमॅटिक हात वरती होतो, ते त्याला गोष्ट सांगावं लागत नाही, कारण ती संस्कृती त्याच्या मनामध्ये आलेली आहे। एक त्याच्या वडीलधारी व्यक्ती जर समोर आले असेल तर त्याच्या समोर पाया पडण्याची संस्कृती ही त्याच्या वडिलांकडून त्यापर्यंत आलेली असते, ही सांगावी लागत नाही। त्याच पद्धतीने सेफ्टीबद्दलचं कुठल्याही प्रकारचं सुरक्षा जी असेल ती सांगायचं काम, ती संस्कृती आपल्याला त्याच्यामध्ये कशी टाकता येईल यासाठी ही थोडक्यात दिलेली त्यांनी थीम आहे यावेळेसची। त्याच्यामध्ये असंही म्हटलं जातं की काही पत्थरदिल इन्सानसुद्धा असतात की ज्यांना किती वेळा सांगितलं तरी सुद्धा ती गोष्ट बदलू शकत नाही, पण एक लक्षात ठेवा की एखाद्या दगडावरती आपण एक पाण्याचा थेंब आपण कंटिन्यू चालू जरी ठेवला तरी त्याला होल पाडण्याचं काम तेवढं तर करू शकतो। तारुण्यामधला जो उत्साह आहे त्याच्यामध्ये एक लावा आहे, आणि त्या लाव्याचं ज्या पद्धतीने तो जाईल त्याला एक योग्य दिशा दिली तर तो एखादं लोखंड सुद्धा वितळू शकतो, आणि जर चुकीची दिशा भेटली तर पूर्ण भस्म सुद्धा करू शकतो। त्याच्यामुळे ही योग्य वेळ असते। तारुण्याच्या ज्या स्टेजमध्ये आत्ताचे जे यंग जनरेशन आहे त्यांना कुठल्या पद्धतीचा मार्ग भेटला पाहिजे की जेणेकरून त्याचं योग्य इम्प्लिमेंटेशन होईल, त्याचा आपला योग्य फायदा होईल,
की आजच्या थीमचं एक थोडक्यामध्ये असलेलं विश्लेषण मी या ठिकाणी करतो. कुठल्याही प्रकारचा जास्त वेळ न घेता माझे मी 2 शब्द या ठिकाणी संपवतो. आपलं खूप खूप शुभेच्छा. कर्नाळी मार्गामधून येतो तर तिथं येताना मी बघायचो की म्हणजे नळ असतात ना ते ओव्हरफ्लो होत असतात आणि मला बघून असं आमच्या इथे 1 तास पाणी येतं आणि इथं पाणी ओव्हरफ्लो चालूच असतं. तर मी जेव्हा पण कोण लिफ्ट घ्यायचं ना माझ्याकडून हात दाखवून बसला की मी त्याला लेक्चर द्यायचा तुम्ही इथं राहता तुम्ही लोक हे नळ का नाही बंद करत, हे सगळं असं पाणी ओव्हरफ्लो चालतं. ते मला असं डिफेन्सिव्ह मोडमध्ये सांगायचं नाही साहेब आम्ही सांगतो पण ते काय आमच्या इथलं कोण ऐकत नाही. मग तुम्ही मिटिंगमध्ये जास्त असतं ना तुमच्या ग्रामपंचायत जातो ना तिथं सांगायचं ना तुम्ही. असं करत करत मी जो लिफ्ट घेतो तिथं त्याला तेच सांगायचं आणि रोड खराब आहे ना तर सांगायचं की रोड कधी ठीक होणार. असं करत करत मला वाटतं सगळं गाव ओळखायला लागले मला आणि त्याच्यावर बरोबर बसलं की हा लेक्चर देणार होते. शेवटी आत्ता जे बसतात ना ते म्हणतात साहेब तुम्ही ते नळ बंद केलेलं तुम्ही बघा. आता खरोखर 8 वर्षानंतर ते नळ बंद झालेले आणि तिथलं रोडचं काम चालू झालेलं आता. म्हणजे काय तुम्ही बोलायची सवय ठेवा. नळ बरोबर आहे पण रोड त्यांच्या हातात रोडचं पण काम चालू झालेलं आता या वर्षात. त्यांनी केलं नसणार ते तर म्हणजे मी असं प्रॅक्टिकली बघितलेलं की आपण बोलत 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 मला असं वाटलं नव्हतं की होईल. आता 8 वर्ष म्हणजे खूप लांब टाइम झाला पण आता ते बोलतात ते झालं ते तुमचं तुम्ही सांगता ना दरवेळी आम्हाला. त्याने विचार केला लेक्चर ऐकणं विजय सपाटे आहे. मी सिस्टीम हाऊसमध्ये काम करतो. इथे उपस्थित माझे प्रमुख पाहुणे आहेत आणि माझे मित्रमंडळींनो आज आपण सुरक्षा याच्याविषयी पाहणार आहोत. कारण सुरक्षा ही प्रत्येक कामात असते. सुरक्षा जनरली आपण घरासाठी पण आणि इथे कंपनीत तर आपला खूप आवश्यकता आहे. कारण आपले इथे केमिकलचे थोडे कंपनी आहेत त्याच्यामुळे सिस्टीम हाऊसमध्ये आम्ही जनरली हेल्मेट, ग्लुकोज आणि सूज ना चष्मा ना मास्क वापरतो. कारण की आपण जेव्हा ॲडिटिव्ह टाकतो पावडर त्याच्यामध्ये आपल्या डोळ्यावर परिणाम होऊ नये तर तोंडामध्ये गेलं नाही पाहिजे यासाठी मास्क आणि चष्मा वापरतो. सुरक्षेसाठी आपण खूप काळजी घेतली पाहिजे. कारण पहिले कोणतेही काम करताना आपल्या पहिले सुरक्षेची आवश्यकता आहे. जर का आपल्याकडे सुरक्षा नसेल तर आपल्याला इजा होऊ शकते, कुठे जखम होऊ शकते, कुठे लागू शकते. याची आपण देखरेख करणे हीच माझी सुरक्षा आहे. जनरली बघितलं तर आपण कोणतेही काम करताना कधी सुरक्षेचा विचारच नाही करत तर ते करणं खूप महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आपण कामावर येताना पहिले मला तरी आश्चर्य वाटलं की पहिले कामाची ट्रेनिंग दिली जातात असे वाटले. परंतु पहिले मला सुरक्षेची ट्रेनिंग दिली याबद्दल मला खूप इथे कंपनीत आल्यावर आश्चर्य वाटले की म्हणजे आपण काम करताना पहिले सुरक्षा आवश्यक आहे. एवढे बोलून माझे 2 शब्द स्पेशल मध्ये पडला. हा स्पेशल याचा एकच पडलं त्यामध्ये हे नको स्पेशल पडलं. कोणीच काय नाही झाले थँक्यू.